जैसा कि हम लगातार शोध क्या है और शोध से जुड़े हुए जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उस पर बातचीत करते हुए आ रहे हैं, इसी कड़ी में आज एक बहुत ही रोचक विषय हमारे सामने है। शोध का उद्देश्य, शोध या अनुसंधान जिसे आप कहते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, आखिर क्यों किया जाता है शोध। ठीक है, उसके पीछे के जो निहितार्थ हैं, कोई व्यक्ति जब शोध काम करता है या रिसर्च करता है तो वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या सोच के करता है, इन सभी प्रक्रियाओं पे, इन सभी बातों पे हम बहुत प्यार से और विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। जैसा कि बुनियादी तौर पे अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि शोध दरअसल एक ऐसी चाबी है जिससे ज्ञान के नए नए दरवाजे खुलते रहते हैं। ठीक है, और ज्ञान के जब ये नए नए दरवाजे खुलते हैं तो उन दरवाजों के खुलने से हमारे जीवन में सुविधाएं लौटती है। ठीक है, या समाज या दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाती है, ज्ञान की नई खिड़कियां खुल जाती हैं। और मोटे तौर पे आप देखेंगे तो हमारे व्यवहार में, दैनिक जीवन में ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो बेहतर शोध का परिणाम है। अगर बेहतर शोध नहीं होता तो शानदार सी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होती। अब ये मोबाइल फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक लंबे रिसर्च का परिणाम है। गूगल आप करते हैं, वो भी एक लंबे रिसर्च का परिणाम है। चिप्स खाते हैं आप ना, चिप्स का स्वाद आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है इसके पीछे फूड साइंटिस्ट की कितनी बड़ी मेहनत है कि उस चिप्स के स्वाद को कैसे लंबे समय तक पैकेट में बंद करके सुरक्षित रखा जा सके और आपकी जिह्वा जब भी लपलपाए तो वो चिप्स जो है आपको खूब सारा मजा दे सके, स्वाद दे सके। तो जीवन में जितनी भी सारी आप बेहतर से बेहतर चीजें आप देखते हैं या बेहतर से बेहतर चीजें हमारे सामने आती हैं, वो सब कहीं ना कहीं शोध का ही परिणाम है। ठीक है, शोध का जो मूल उद्देश्य होता है, अनुसंधान या शोध का जो मूल पर्पस होता है, वह होता है नए नए विषयों की खोज करना, नए नए विषयों के बारे में जानना, नए नए विषयों की खोज करना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है किसी समस्या का समाधान करना, कि कैसे रिसर्च किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे रहा है, समस्या का समाधान कैसे वो कर रहा है। और मैंने जब आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि रिसर्च क्या है, तो एस फॉर क्या था, सर्च एंड सॉल्यूशन, खोज और समाधान। तो कैसे नए नए विषयों या समस्याओं पर वह समाधान दे रहा है, यह भी एक उद्देश्य है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो प्राप्त जानकारी है, उस प्राप्त जानकारी को और समृद्ध करना, उसमें कुछ और नया जोड़ना और उसे कुछ और बेहतर बनाना। आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप सबने पढ़ा होगा साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता। साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन क्या बिना शोध के हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप देखें कि आदिकाल या भक्ति काल के कई ऐसे प्रामाणिक तथ्य थे जो उस समय के आलोचकों और विद्वानों ने जो संकल्पनाएं दी थी, जो विचार दिए थे, बाद के विद्वानों ने, बाद के आलोचकों ने गहरे शोध के बाद उस पर प्रश्न खड़े किए, नई संकल्पनाएं प्रस्तुत की। खासतौर पे वीरगाथा काल नाम को लेकर के आप जान रहे हैं सारी बातें, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करता है शोध? जो पुरानी चीजें हैं, पुराने जो तथ्य हैं, उनका वर्णन विश्लेषण करने के साथ साथ नई चीजों को जानने, नए तथ्यों को खोजने के बाद उसका आज के संदर्भ में क्या महत्व हो सकता है, इस बात की जांच पड़ताल करना भी शोध का एक प्रमुख काम होता है। ठीक है, मोटे तौर पे मैंने ये बातें आपको बताई, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि अनुसंधान कई तरह से होता है। विज्ञान का विषय है, दर्शन का है, इतिहास का है, साहित्य का है, समाजशास्त्र का है, समाज विज्ञान का है, और अलग अलग विषयों की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि विज्ञान से जुड़े हुए विषय में आपको न्यूट्रल रहना या तटस्थ रहना आसान है, क्योंकि वह प्रयोगों पर आधारित है। आप लैब में हैं, आप कई तरह के केमिकल्स के बीच से शोध कर रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय हो, किसी भाव से जुड़ा हुआ विषय हो, किसी सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय हो, तो वहां मामला विचारों का है, वहां मामला इमोशंस का है, तो वहां तटस्थ रहना उतना आसान होता नहीं है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विषयों की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है, और अलग अलग विषयों की प्रकृति के आधार पर अगर मोटे तौर पे या स्पष्टता में अनुसंधान के उद्देश्यों को अगर हम बिंदुवार स्पष्ट करने की कोशिश करें तो 4-5 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने प्रकट होती हैं, और 4-5 महत्वपूर्ण उद्देश्य, वही जो 4-5 बातें हैं वो 4-5 महत्वपूर्ण उद्देश्य अनुसंधान या शोध के हम सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रयोजन है वह है सैद्धांतिक प्रयोजन। कौन सा प्रयोजन कहेंगे इसको? सैद्धांतिक प्रयोजन। अनुसंधान या शोध का सैद्धांतिक प्रयोजन, नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धांत पर आधारित प्रयोजन, सैद्धांतिक उद्देश्य। ठीक है, यह जो शोध कार्य होता है जो सैद्धांतिक प्रयोजन पर आधारित होता है, यह व्याख्यात्मक होता है। ठीक है, किसी सिद्धांत, किसी विचार, किसी मूल्य से जुड़ी हुई तथ्यों का वर्णन, उसका अध्ययन और फिर तब जाकर के उसका विश्लेषण किया जाता है। तो एक प्रयोजन सैद्धांतिक प्रयोजन होता है। सैद्धांतिक प्रयोजन में मोटे तौर पे पुराने तथ्यों की जांच की जाती है। सैद्धांतिक प्रयोजन की एक जो विशेषता है वह यह है कि इसमें पुराने तथ्यों की जांच की जाती है। ठीक है, और नए तथ्यों की जो प्राप्ति होती है, उन नए तथ्यों के आधार पर उस विषय का विश्लेषण और उसकी व्याख्या की जाती है। इस कड़ी में नई जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। पुरानी जानकारी के साथ साथ हमें नवीन तथ्यों की इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, पूर्व स्थापित जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि जो वीरता से संबंधित जो ग्रंथ मिले, ठीक है, 12 ग्रंथ मिले, उन 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल कह दिया। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या अन्य खोजों से यह प्राप्त हुआ कि उसमें से जिन बहुत सारे ग्रंथों का नाम उन्होंने गिनाया है, उसमें से बहुत सारे प्राप्त नहीं है, बहुत सारे आधे अधूरे हैं। तो वह संकल्पना क्या हुई? स्पष्ट नहीं हो सकी। तो क्या होता है कि पुराने तथ्यों के साथ साथ नवीन जानकारी उपलब्ध कराना और जो पुराने तथ्य हैं उनका जांच परीक्षण करना, यह सैद्धांतिक प्रयोजन के दायरे में आता है। और दूसरी बात, और एक और महत्वपूर्ण बात, कि सैद्धांतिक प्रयोजन के दौरान घटना एवं तथ्यों के बीच जो कार्य कारण संबंध है, रिलेशन है जो दोनों के बीच, उसकी जांच की जाती है। ठीक है, उसके बारे में पता लगाया जाता है, उसके बारे में गहन चिंतन मनन और विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंध, तथ्य और घटना, उन दोनों के बीच आपसी क्या रिश्ता है उसकी जांच की जाती है। आप देखते होंगे कि जो जितने भी क्रिमिनल या थ्रिलर फिल्में आप देखते होंगे तो फैक्ट होता है, कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है, और कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ घटनाएं हुई होती हैं, दोनों के बीच में आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है, और फिर जाकर सारी चीजें जब फिट बैठ जाती हैं तब जाकर के एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष या एक विषय उनके सामने होता है जिसका वो पीछा करते हैं, जिसकी जांच करते हैं और तब किसी वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो अनुसंधान या शोध का जो पहला प्रयोजन है, विषय की प्रकृति के हिसाब से, अलग अलग विषयों की अलग अलग प्रकृति है, वह है सैद्धांतिक प्रयोजन। ठीक है, दूसरा प्रयोजन है तथ्यात्मक प्रयोजन। ठीक है, दूसरा है तथ्यात्मक प्रयोजन, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तथ्यात्मक प्रयोजन जो है यह मूलतः ऐतिहासिक विषयों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधानों द्वारा जो नए तथ्यों की खोज की जाती है, वह जो प्रयोजन होता है उसे हम तथ्यात्मक प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रयोजन के द्वारा जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, इन तथ्यों के आधार पर वर्तमान, ठीक है, इन तथ्यों के आधार पर
घटनाओं को समझने की कोशिश की जाती है और वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है इस बारे में उस पर बात की जाती है। आई बात समझ में? अब देखिए जो 1857 की क्रांति है 1857, उसको लेके कितनी ही बातें हैं, कितने ही तथ्य हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने उसको अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है, लेकिन उसके हवाले से हम उस समय की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके बारे में जानने और समझने में क्या होते हैं, कामयाब हो पाते हैं। क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उन तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन वहां पे किया गया है और वो ऐसे नहीं हुआ, वो शोध पर आधारित होगा। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है वो वर्णनात्मक होती है, डिस्क्राइब किया जाता है, तथ्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन तथ्यों का घटनाओं से क्या संबंध है, ठीक है, और फिर उसका वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और इस तथ्यात्मक प्रयोजन का जो उद्देश्य है या शिक्षा की प्रक्रिया के विकास में भी, शिक्षा प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में भी सहायक है। कैसे? अब जैसे नए तथ्य आते हैं किसी भी विषय से, मान लीजिए हिंदी से जुड़ा हुआ विषय है, इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है, अब नया तथ्य सामने आया प्रामाणिकता के साथ, तो वह उस विषय के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, प्रामाणिकता जुड़ जाती है, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं या जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक नया विश्लेषित और शोध पर आधारित तथ्य उनको प्राप्त हो जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी यह तथ्यात्मक प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सूरदास का जन्म कब हुआ, या सूरदास अंधे थे कि नहीं, उसको लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, या मीरा को राणा ने विष दिया था, उसको लेकर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारी व्याख्या है। अब किसी समय कुछ आधारों पर यह तथ्य के साथ प्रमाणित हो जाए कि सच में उसने विष दिया था, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसको लेके जितनी भी राय है वो एक तरफ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि राणा ने विष दिया था। आई बात समझ में? तो तथ्यात्मक प्रयोजन में तथ्यों के आ जाने से शिक्षा या ज्ञान की जो भी शाखाएं हैं उसमें सुधार होता है, विकास होता है। क्यों सुधार होता है, क्यों विकास होता है? क्योंकि वहां प्रामाणिकता जुड़ जाती है। आगे बात समझ में? तो दूसरा प्रयोजन है तथ्यात्मक प्रयोजन। ठीक है, तीसरा प्रयोजन है सत्यात्मक प्रयोजन। नाम से ही आधारित है, सत्य की खोज, है ना, एक ऐसा प्रयोजन रिसर्च का जहां सत्य की खोज हो रही है। अब सत्य की खोज तो सभी विषयों में की जाती है, लेकिन इसका मूल संबंध जो है वह दर्शन जैसे विषयों से है। दर्शन क्या है? जीवन, ठीक है, से जुड़े हुए जो जटिल प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों का समाधान दर्शन में ढूंढा जाता है, देखा जाता है, विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। दर्शन का अर्थ ही होता है देखना, गहराई से देखना। ठीक है, तो दार्शनिक प्रकृति से जुड़े हुए जो विषय है, उस तरह के जो अनुसंधान है, वहां सत्यात्मक प्रयोजन की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी प्राप्ति तब मानी जाती है जब उससे जुड़े हुए जो अंतिम प्रश्न है, उन अंतिम प्रश्नों तक का भी समाधान ढूंढ लिया जाए। क्योंकि कोई भी विषय होगा, दर्शन से, जीवन अपने आप में कितनी जटिलताएं लिए हुए हैं, कितने सारे प्रश्न हैं। शंकराचार्य के मन में उठा, मैं कौन हूं, ठीक है, बुद्ध के मन में कितने सारे सवाल उठे, शंकराचार्य के मन में कितने सारे सवाल उठे। उन सवालों की खोज में वो क्या हुए, आगे बढ़े, आगे निकले और अंतिम सत्य तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की। तो इस कड़ी में जब तक अंतिम प्रश्न का जवाब न मिल जाता है, संतुष्ट न हो जाए शोधार्थी या अन्वेषक जो है, अनुसंधान करता, तो तब तक वह पूरा नहीं माना जाता है। तो सत्यात्मक प्रयोजन का उद्देश्य होता है, ठीक है, कि कैसे जीवन और जीवन से जुड़ी हुई जो जटिल प्रश्न है, जटिल समस्याएं हैं, उनके सत्य तक पहुंचा जा सके। ठीक है, इसके बाद चौथा जो प्रयोजन है महत्वपूर्ण, वह है व्यावहारिक प्रयोजन। क्या है? व्यावहारिक। व्यावहारिक प्रयोजन का अर्थ है कि अनुसंधान के जो फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, अनुसंधान के जो निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों का व्यवहार में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे उन्होंने चिप्स का इस्तेमाल एग्जाम्पल दिया, या बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो
कुछ शोध जो होते हैं वो उपयोगिता परक होते हैं, ठीक है, कैसे शोध किया जाए, चीजें हमारे सामने आए और हमारे जीवन में क्या हो जाए, वो उपयोगी हो जाए, ठीक है। और कुछ शोध जो होते हैं वह ज्ञान के क्षेत्र में योगदान करते हैं, जैसे सूरदास का जन्म कब हुआ, तुलसीदास का जन्म कब हुआ, कबीर के वास्तव में माता पिता कौन थे, इस तरह के खोज जो है वह ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान के क्षेत्र में योगदान करते हैं। लेकिन पंखा कैसे बना, ठीक है ना, या फिर हवाई जहाज कैसे बना, ठीक है, इस तरह के जो खोज है वह जीवन को उपयोगिता परक दृष्टिकोण होता है इनका। इस तरह की खोजों से जीवन सुविधाजनक होता है, जीवन आसान होता है, ठीक है। अनुसंधान के जो व्यवहारिक उद्देश्य है, व्यवहारिक उद्देश्य का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट विकल्प को खोजना, जो बेहतर से बेहतर विकल्प हमारे सामने मौजूद है उसको खोजना, क्योंकि जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा वह उपयोगी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के निर्माण में सहयोग करना, ठीक है, इसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है, ठीक है। और किसी घटना के स्पष्ट कारणों के बारे में गहन जांच करना और उस समस्या को नियंत्रित करना, जैसे कि मान लीजिए भूस्खलन लगातार हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जांच करना, क्यों हो रहा है, उसके कारणों की पड़ताल करना शोध के बाद, और फिर उसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, ठीक है, निरंतर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसकी जांच करना, शोध करना और उसकी तह तक पहुंचना, और फिर तब कुछ उपयोगी निष्कर्ष देना कि कैसे जलवायु परिवर्तन को बचाया जा सकता है। तो व्यवहारिक प्रयोजन जो होता है हमारे जीवन में समस्याओं को दूर करता है, ठीक है, और जीवन को सुविधाजनक बनाता है, उपयोगी बनाता है, बेहतर बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ सामाजिक संबंधों की समस्या तथा समाधान ढूंढने में भी मदद करता है। जैसे मान लीजिए गरीबी है, गरीबी एक सामाजिक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, तो गरीबी के कारणों की पड़ताल करना, जांच करना, कुछ उपाय सुझाना, उन उपायों को समाज और जीवन पर लागू करना और उसका क्या रिजल्ट होता है इसे फिर देखना। तो ये व्यवहारिक पक्ष जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप कई तरह की चीजें करते देखते हैं और समझते हैं, मतलब शोधार्थी जो होता है वो करता है। इसके बाद आता है अंतिम आता है व्यक्तिगत प्रयोजन। क्या है? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत प्रयोजन का मतलब है आप क्यों कर रहे हैं शोध। अब आप शोध करेंगे, पीएचडी करेंगे तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, फिर किसी विश्वविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक बन जाएंगे, ठीक है। एक कारण यह भी हो सकता है करियर को लेकर, जीवन को लेकर आगे बढ़ना है। एक कारण हो सकता है कि आपकी रुचि है किसी चीज को जानने में, समझने में, दिलचस्पी है, इसलिए डूब के आप शोध कर रहे हैं। आपको करियर से नहीं लेना देना है, आप उस यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं, आपको शोध में मन लगता है। दूसरा कि शोध आपको बहुत क्रिएटिव लग रहा है, बहुत रचनात्मक काम लग रहा है, नए नए विषयों को जानना, समझना, उस पर रिसर्च करना और उसकी फाइंडिंग्स को क्या करना, प्रस्तुत करना, ठीक है। और व्यक्तिगत कारण में एक और बात हो सकती है कि आपकी रुचि हो सकती है कि आप नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहते हैं, शोध के नए नए विषयों को स्वीकार करना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। समाज में सम्मान और यश प्राप्त करना चाहते हैं कि आपने किसी बहुत बेहतर विषय पे शोध किया, तो भाई जो आपके शोध को लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, आपके प्रति सम्मान का भाव देंगे, आपको प्रेम देंगे, आपका नाम होगा, यश होगा, ठीक है। तो दूसरा कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत कारण कोई एक नहीं हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप क्यों पढ़ते हैं, तो आप नौकरी के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए भी पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं, अच्छा से दिन गुजर जाए इसलिए भी पढ़ते हैं, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो ये जो निजी कारण होता है ये बहुत वेरिएबल होता है, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें रचनात्मकता होती है, ठीक है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका हल खोजना, तो यह भी व्यक्तिगत प्रयोजन के अंतर्गत आता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान जो है वह मानव ज्ञान को एक दिशा प्रदान करता है, ज्ञान के भंडार को विकसित करता है। जितने भी प्रयोजन है उन सभी प्रयोजनों को आप इकट्ठा कर ले तो क्या होगा, मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करना,
ज्ञान भंडार को विकसित करना, नए नए तथ्यों की खोज करना, ठीक है, और विषय का सही विवरण जुटाना और साथ ही साथ संकलित सामग्रियों का अनुशीलन, विश्लेषण, वर्णन, उसे उपयोगिता परक बनाना, ये कुल मिलाकर शोध का उद्देश्य होता है। और अंतिम उद्देश्य होता है कि उस शोध से ज्ञान की शाखा में कोई नई बात जुड़ जाए, समाज और दुनिया थोड़ी खूबसूरत हो जाए, आपके शोध का उपयोग आने वाली पीढ़ियां करें, उनका सही इस्तेमाल करें और उस सही इस्तेमाल से उनको रास्ता मिले, कुछ और जानने की ललक उनके भीतर पैदा हो। क्योंकि पहली क्लास में ही मैंने कहा था, पहली या दूसरी क्लास में, कि शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है। तो जब वो ज्ञान मिल जाता है तो कोई और नई ज्ञान की खोज शुरू हो जाती है, और यही अनवरत प्रक्रिया है। और सोचिए मनुष्य की प्रकृति कितनी खोजी है कि जब से इस धरती पे मनुष्य आया, आदि मानव से लेके और कहां कहां तक बढ़ते बढ़ते अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हम पहुंच गए हैं, ठीक है। जहां कभी कपड़े नहीं होते थे ढंग से, ठीक है, आज वीडियो कॉल पे आप देश दुनिया के किसी भी कोने में अपने प्रियजन से बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर साइंस में, मेडिकल साइंस में सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सेना बनाए जाने की बात हो रही है दुनिया में। कितने सारे प्रयोग हो रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है कि मनुष्य की एक जो मूलभूत प्रकृति है, जिज्ञासा, शोध करना, खोजना, नए नए तथ्यों को जानना, ठीक है, और उन नए नए तथ्यों को जानने समझने के कारण उससे जो प्राप्त होता है, उससे समाज और दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बनाना। आगे बात समझ में? ये शोध का मूल उद्देश्य है, ठीक है, मूल प्रयोजन है। अब हम अगली क्लास में शोध की प्रकृति और शोध की जो विशेषताएं कह लीजिए या महत्व कह लीजिए, उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है।